Hello, good evening everybody. My name is Shivam Jagdish and welcome back to the channel. So आज के वीडियो में कॉमर्स मच अवेटेड था ना भाई। अब जिस ऑर्डर में मैं आपको कॉमर्स कंप्लीट कराने वाला हूं, आप कंप्लीट करते चलेंगे मेरे साथ साथ। आज का वीडियो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर है। डेडिकेटेड आईएससी बोर्ड के लिए ये वीडियो होने जा रहा है और एक ही वीडियो में मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट करूंगा। अगर आपको ये सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो करना वही सिंपल सी बात है, मेरा एप्लीकेशन का लिंक नीचे है, डाउनलोड कर लो। उसका फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मैंने ये नोट्स अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है आओ जरा देखो। मीनिंग सिलेबस में नहीं है, द नेचर सिलेबस में है, नीड्स है, टेलर्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट, फयोल प्रिंसिपल्स के मैनेजमेंट, रेलेवेंस, कंपैरिजन एंड यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नहीं है। सिर्फ दो टॉपिक इस चैप्टर में है जो सिलेबस में आपके नहीं आने वाले हैं। तो मीनिंग नहीं है। शुरू करते हैं जल्दी से हम अपना पहला टॉपिक। आपको एग्जाम में कितना लिखकर आना चाहिए वो ये नोट्स आपको बता देंगे। अगर आपको कभी भी कोई थ्योरी क्वेश्चन आता है ना, आपको लगता है कि कितना आंसर मुझे लिखकर आना है वाला है, तो तुम इजीली इस वीडियो से समझ सकते हो। सबसे पहले देखते हैं यूनिवर्सैलिटी क्या है। यूनिवर्सैलिटी का मतलब आसान भाषा में होता क्या है कि तुम्हारे प्रिंसिपल हर जगह एप्लीकेबल हो सकते हैं। ठीक है ना? तो आओ देखते हैं एग्जाम में क्या लिखना है बेटा। चलो भाई चलो, एक सेकेंड। जी हाँ, दे यू आर। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। क्या होती है ये? फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ हैविंग यूनिवर्सल वैलिडिटी। दीज प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रिंसिपल किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किए जा सकते हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रिंसिपल्स वैलिड रहेंगे। अगला क्या है? डायनामिज्म एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगला अगला नेचर है। ठीक है ना भाई? तो पीओएम मतलब पॉम लिख दिया मैंने, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक इन नेचर। दीज प्रिंसिपल्स कैन बी मॉडिफाइड टू सूट डिफरेंट सिचुएशंस एंड ऑल काइंड्स ऑफ चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी होता क्या है? डायनामिक या फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि ये एज पर द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनको चेंज और ऑल्टर किया जा सकता है। ये फिक्स नहीं है कि भैया इज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं है, ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? अगला टॉपिक क्या है इसी के अंदर? इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर का मतलब क्या है आओ देखा जाए। मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस, मतलब इट डील्स विद ह्यूमंस एंड इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स एंड कैन नॉट बी टेस्टेड अंडर कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशंस। These principles are जनरल स्टेटमेंट्स। अभी क्या होता है ना, किसी भी ह्यूमन के बिहेवियर को हम किसी भी लैब में टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो जो ये प्रिंसिपल्स होते हैं ये ह्यूमन बिहेवियर को भी इंफ्लुएंस करते हैं। किस मैग्नीट्यूड में इंफ्लुएंस करेंगे इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, बात समझ में आ रही? कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या है? दीज प्रिंसिपल्स आर रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट। रिलेटिव मतलब कंपैरेटिवली ये ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब ये जैसा बोल रहे हैं वैसा 100% होगा, जरूरी नहीं है। दीज प्रिंसिपल शुड बी अप्लाइड केयरफुली अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स एंड प्रिवेलेंट सिचुएशंस। एज पर द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स आपको प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना चाहिए। कॉन्टिंजेंट का मतलब बेसिकली यहां पर यही है कि आप, ये एब्सोल्यूट नहीं होते, ये रिलेटिव होते हैं। बस इतनी सी बातों में समझनी है। ठीक है बच्चा पाड़ी, चले आगे बढ़े। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल्स में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। कॉज एंड इफेक्ट समझते हो ना? सी प्लस ओ टू मिलाया CO2 बन गया। ठीक है ना? तो हर चीज का कॉज है, उसका इफेक्ट है। सिमिलरली यहां क्या होगा? दीज प्रिंसिपल्स आर यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट मैनेजरियल प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एनालिसिस एंड एक्सपीरियंस। इसलिए इसको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी कहा जाता है। इक्वल इंपॉर्टेंस मतलब हर एक प्रिंसिपल की इक्वल इंपॉर्टेंस है। ये नहीं बोल सकते कि ये वाला फला प्रिंसिपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला प्रिंसिपल कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं हो सकता। दीज प्रिंसिपल्स में बी यूज विद इक्वल एफिशिएंसी बाय द मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ अथॉरिटी। इक्वल एफिशिएंसी के साथ हर मैनेजर इसको यूज कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। टू इंक्रीज एफिशिएंसी अगला नेचर है। Principles of management have been developed from experience of various experts. These principles provide necessary guidelines to managers as to how they should function in different situations to obtain the best results. अभी क्या होता है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कोशिश करते हैं कि जितने भी लोग हैं उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जा सके। अगला क्या है? टू क्रिस्टलाइज द ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल्स
it would not have been possible to develop a scientific and organized body of knowledge in the management. अभी होता क्या है, प्रिंसिपल्स की वजह से ना हिट एंड ट्रायल वाला जितना भी सारा पोर्शन था वो स्किप कर चुका है. अब आपके पास एक साइंटिफिक स्टडी है, साइंटिफिक मेथड है जिससे आप किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं. तो एक्चुअल में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ने ही क्या किया है, ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट बताया है. और इसमें सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसीलिए तो आजकल एमबीए बीबीए ये जो पढ़ाई हो रही है ये इतनी ज्यादा प्रिविलेंट हो गई है हमारे देश के अंदर. चले भाई आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं. अगला है टू ट्रेन मैनेजर्स. अब देखो, इन एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल्स द ट्रेनिंग ऑफ मैनेजर्स डिपेंड्स अपॉन ट्रायल एंड एरर मेथड. अगर हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं होते तो हम ट्रेनिंग का काम ना हिट एंड ट्रायल पे कर रहे होते. भैया या तो बोला नहीं, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, वो वाला केस हुआ था कि भैया हम ट्राई कर रहे हैं, सक्सेस हो गया तो ठीक है, नहीं सक्सेस हो गया तो बेकार है. फिर अगला, टू इंप्रूव रिसर्च. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प इन एक्सपैंडिंग द होराइजन ऑफ नॉलेज इन मैनेजमेंट. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड न्यू आइडियाज, विजन्स एंड इमेजिनेशंस फॉर कंडक्टिंग रिसर्च इन मैनेजमेंट स्टडीज. भाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको एक नया होराइजन खोल के दे रहे हैं, नए आइडियाज लाके दे रहे हैं ताकि आप जितना ज्यादा डीपली रिसर्च करना चाहते हैं उतना इस सब्जेक्ट में रिसर्च कर सकते हैं. अगला, टू अटेन सोशल गोल्स. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट enables managers to make use of human and material resources. The supply of quality goods at reasonable price improves social welfare. अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ना भैया हम सामान अच्छा प्रोवाइड करें मार्केट में और सही दाम में करें, और हमारे रिसोर्सेस कुछ इस तरह से इस्तेमाल हो कि सबको सारा काम करने को भी मिले और उनका पर्सनल ग्रोथ भी हो. तो सोशल गोल्स को अचीव करने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर वेरी वेरी क्रूशियल. टू क्लैरिफाई थिंकिंग. क्लैरिफाई थिंकिंग मतलब अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपको क्या करना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन करना है, तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको बहुत हेल्प करते हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मेक्स द थिंकिंग ऑफ मैनेजर्स क्लियरर एंड सिस्टमैटिक. अ न्यू मैनेजर कैन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ दीज प्रिंसिपल्स. समझ पाए? अब बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलेंगे सर इतने सारे नेचर के पॉइंट थे, फिर आपने नीड का टॉपिक शुरू कर दिया है ना. यहां से नीड फॉर प्रिंसिपल्स कर रहे हैं हम लोग, यहां पे हम लोगों ने नेचर खत्म किया, नीड के टॉपिक पर आ गए. इतने सारे सर पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या सारे पढ़ने जरूरी हैं? ये आएगा पॉइंट आपके दिमाग में. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहां से पेपर बनेगा इस बार किसी को अंदाजा नहीं है. पहले तो मैं बोलता था 4 पॉइंट प्रिपेयर कर लो, 5 प्रिपेयर कर लो, बिकॉज रिप्रोड्यूस करने में आसानी हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है बेटा. आपको हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत रिलीजियसली दिल लगाकर पढ़ना है. अगला नीड देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या है. टू स्प्रेड नॉलेज. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर हेल्पफुल इन स्प्रेडिंग मैनेजरियल नॉलेज थ्रू टीचिंग. These principles constitute an organized body of knowledge which is taught in business schools. तुमको पता है अब बिजनेस कैसे करना है ये सब कहाँ, हार्वर्ड जैसे बिजनेस स्कूल्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और आईएम्स जैसे इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है. तो नीड ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट बन चुका है और सबको पढ़ना चाहिए बिफोर यू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ बिजनेस. टू इवैल्यूएट मैनेजरियल बिहेवियर. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिस्क्राइब्स व्हाट वन शुड डू टू मैनेज थिंग्स इन अ गिवन सिचुएशन. एक आदमी को एक सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिखाता है. ठीक है ना भाई, सबको समझ में आया? अब इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक पर हम आ रहे हैं जिसका नाम है टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. एफडब्ल्यू टेलर इनका पूरा नाम था. टेलर्स के प्रिंसिपल पढ़ेंगे, देन हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, एंड देन दिस चैप्टर विल बी कंक्लूडेड. और एक एक प्रिंसिपल आपको समझ आना बहुत जरूरी है. चले शुरू किया जाए एक एक प्रिंसिपल. चलो शुरू करते हैं. चलो भैया, पहला प्रिंसिपल क्या कह रहा है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. टेलर भाई साहब कहते हैं कि हमको अपने बिजनेस पे हिट एंड ट्रायल नहीं करना चाहिए, हमको एक साइंटिफिक मेथड फॉलो करना चाहिए जिससे वेस्टेजेस कम हो सके, एफिशिएंसी बढ़ सके. आओ जरा देखते हैं हमको एग्जाम में क्या लिख के आना है. ईच एंड एवरी जॉब एंड द मेथड ऑफ डूइंग इट शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस rather than on trial and error. The task to be performed should be scientifically planned. The materials, equipment and working condition should be standardized. अब आपको पता है इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है. इस बार आपको एक केस मिलेगा, आपको पहचानना होगा कि कौन सा प्रिंसिपल उसमें लग रहा है, एंड देन दैट प्रिंसिपल यू नीड टू एक्सप्लेन. ऑलराइट, अगले प्रिंसिपल पर आते हैं, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मनी नॉट डिस्कार्ड का मतलब क्या है कि बिजनेस में ना
लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों लोग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए काम करने चाहिए। आओ जरा देखते हैं। देयर शुड बी हेल्दी कोऑपरेशन, कोऑपरेशन एक इसका बहुत बढ़िया कीवर्ड है, बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। टेलर एडवोकेटेड अ कंप्लीट मेंटल रेजोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। मतलब आपस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो संस्था ग्रो करेगी। तीसरे प्रिंसिपल्स पर आते हैं, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। मतलब एक इंसान को, एक वर्कर को यह कोशिश करनी चाहिए कि हमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी करनी है, हमें कम प्रोडक्टिविटी नहीं करनी है। उससे संस्था का फायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो मैं भी ग्रो करूंगा, ऐसा सोचना चाहिए उसको। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर अराइजेस मेनली ऑन डिवीजन ऑफ सरप्लस। सरप्लस का मतलब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, इसके ऊपर सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। भाई एम्प्लॉयर को लगता है कि यार एम्प्लॉयज खूब पैसा कमा रहा है, सैलरी पा रहा है, एम्प्लॉयज को लगता है सारे पैसे तो एम्प्लॉयर ही कमा ले आ रहा है, हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। टेलर सजेस्टेड दैट द बेस्ट वे टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इज टू इंक्रीज द साइज ऑफ सरप्लस। मतलब प्रॉफिट बढ़ा दोगे तो मैनेजमेंट को भी अच्छा लगेगा और एम्प्लॉयज को भी अच्छा लगने वाला है। ऐसा करने के लिए सो दैट ईच साइड कैन हैव लार्जर शेयर, ताकि एम्प्लॉयर्स को भी ज्यादा प्रॉफिट मिले, एम्प्लॉयज को भी ज्यादा प्रॉफिट मिले। इसलिए सोचना चाहिए कि हमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी करनी है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला, डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। भैया टेलर ने क्या बताया कि काम को डिवाइड करना चाहिए और हर डिवीजन ऑफ वर्क में रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट पीपल को। आओ देखते हैं। टेलर सजेस्टेड सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम ऑपरेशनल वर्क। मैनेजमेंट शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन प्लानिंग द जॉब ऑफ वर्कर्स एंड वर्कर्स शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। बात समझ में आया? प्लानिंग का काम मैनेजमेंट को करना चाहिए, एग्जीक्यूशन का काम वर्कर्स को करना चाहिए। वर्कर को प्लानिंग नहीं, मैनेजमेंट को वर्कर का काम नहीं करना चाहिए। इसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है मेरी जान, साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। इसका मतलब क्या है? वर्कर्स शुड बी सिलेक्टेड एंड ट्रेन्ड कीपिंग इन व्यू द जॉब रिक्वायरमेंट्स। मतलब ऐसे ही किसी भी वर्कर को सिलेक्ट नहीं कर लेना है, आपको साइंटिफिक तरीके से एक वर्कर का सिलेक्शन करना चाहिए, टेस्ट लेने चाहिए, ट्रेनिंग करानी चाहिए, इंटरव्यूज लेने चाहिए। एक प्रॉपर तरीके से आपको किसी भी वर्कर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट करना चाहिए। ईच एंड एवरी वर्कर शुड बी इनकरेज टू डेवलप हिज और हर फुल पोटेंशियल। सारे वर्कर्स को आपको इंकरेज करना चाहिए कि अपनी फुल पोटेंशियल पर काम करो। अगर तुम फुल पोटेंशियल पे काम करोगे, ज्यादा पैसे भी कमाओगे और ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगा। अगला है स्टैंडर्डाइजेशन। The tools, equipment, work methods and working condition must be standardized so as to improve efficiency and quality. हर एक चीज स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, अच्छी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए सो दैट एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। और अगला है मेंटल रिवोल्यूशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ एफडब्ल्यू टेलर। आओ देखते हैं। टेलर सजेस्टेड अ बेसिक चेंज इन एटीट्यूड्स ऑन द पार्ट ऑफ both employers and employees. इसने क्या बताया? They should consider employees as partners in the industry. Similarly, employees must treat employer as their father figure and well-wisher. अभी क्या होता है ना, हर संस्था में एक दिक्कत है। सारे वर्कर को लगता है कि भैया मेरा जो मालिक है वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है। सारे मालिकों को लगता है जो मेरा वर्कर है वो कामचोर है, बिल्कुल काम नहीं करता है। तब मेंटल रिवोल्यूशन ये क्या कहता है कि इंप्लॉयर को ये सोचना चाहिए जो इंप्लॉइज है ये मेरे इंप्लॉइज नहीं, मेरे पार्टनर्स हैं। और इंप्लॉइज को ये सोचना चाहिए कि ये मेरा इंप्लॉयर नहीं है, ये मेरे फादर फिगर जैसा है, ठीक है ना, ये मेरा वेल विशर है, ये मेरे लिए काम कर रहा है। ऐसा सिंक होने से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की होती है। अब बेटा जी, वर्कर्स ऑब्जेक्शंस टू साइंटिफिक मैनेजमेंट नॉट इन सिलेबस, ठीक है ना, ये एक सब पॉइंट था जो कि सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। इमीडिएटली ये भी सिलेबस में नहीं है तो बढ़िया है, मैंने मार्क भी करके दे दिया कि ये सिलेबस में नहीं है, तो आप इग्नोर करो एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब आते हैं बेहतरीन से अगले प्रिंसिपल्स की तरफ, और ये प्रिंसिपल्स है हमारे हेनरी फयोल भैया के। साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स से टेलर के, हेनरी फयोल के थे प्रिंसिपल्स जिसको हम लोग जनरलाइज्ड प्रिंसिपल्स बोलते हैं। अभी आगे हम लोग जब इनके बीच के डिफरेंस पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में और बताएंगे।
चलो भैया, पहला प्रिंसिपल आते हैं हम लोग हेनरी फयोल के प्रिंसिपल्स के ऊपर। ये बोल रहा है डिविजन ऑफ वर्क। डिविजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है? काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना और हर बंदे को एक काम को असाइन करना। बात समझ में आ रही है? आओ देखते हैं। डिविजन ऑफ वर्क मींस डिविजन ऑफ द टोटल टास्क इनटू कॉम्पैक्ट जॉब्स एंड एलोकेटिंग दीज कॉम्पैक्ट जॉब्स टू डिफरेंट पर्सन्स so that an employee can concentrate only on one type of work। जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एडिटिंग का काम अलग कर दिया मैंने, उसके लिए देवांश भैया को लगा दिया, ठीक है ना। प्लानिंग का काम मैंने अलग कर दिया, उसके लिए मैंने लेट्स से सुमित भैया को लगा दिया। मैंने सेल्स का काम अलग डिपार्टमेंट को सौंप कर दिया और शिवम भैया को उसके लिए असाइन कर दिया। रिसर्च का सारा काम मैंने खुद अपने अंदर ले लिया और वीडियोस फॉर्मेट करने का। तो करने का मतलब क्या है कि आपने सारे काम को डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद हर एक काम को एक किसी बंदे को असाइन कर दिया, तो वो पूरे फोकस से सिर्फ वही काम को परफॉर्म करेगा। बात समझ में आ रही है? इट हेल्प्स टू इंप्रूव एफिशिएंसी बाय अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट कॉज्ड बाय चेंजिंग वन टाइप ऑफ वर्क टू अनदर। इससे होता क्या है? इससे सबको पता होता है कि मुझको कौन सा काम करना है और हर एक बंदा अच्छी तरीके से काम पूरा करने लग जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। दूसरा है बेटा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? मैंने आपसे बोला कि आपको यह काम करना है, आई हैव गिवन द अथॉरिटी टू कंप्लीट दिस वर्क। साइमल्टेनियसली मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है कि अगर यह काम नहीं हुआ तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलते हैं, हैंड इन हैंड चलते हैं। आओ देखते हैं एग्जाम में क्या लिख कर आना है। अथॉरिटी इज द राइट टू गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन्ड टास्क। एनीवन हु एक्सरसाइजेस अथॉरिटी must accept responsibility for his work. Similarly, one who is held responsible should be given the necessary authority. Authority and responsibility are coexistent and they must go hand in hand. Authority और responsibility साथ साथ चलती है। अगर मैं तुमको authority दिया तो तुम भी responsible होने चाहिए कि अगर मैंने काम नहीं परफॉर्म किया तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सबको क्लियर? थर्ड पर आते हैं, which is discipline. Discipline क्या कहता है? आओ देखो। Discipline implies obedience, respect of authority and observance of the established rules and regulations. Discipline is essential for the smooth running of every organization. ठीक है ना? According to Fayol, good supervision at all levels, clear and fair rules and built-in system of penalties will help to maintain discipline. अब डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप गलत समय पर आते हैं, काम नहीं करते हैं। तो डिसिप्लिन मतलब ओबीडियंस है कि नहीं है। आपको कोई बताएगा कि काम आपको कंप्लीट करना, तुम बोलोगे हम करेंगे नहीं, जाओ जो करना है कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन मतलब ओबीडियंस होना चाहिए और उस पर टाइम टू टाइम चेक होना चाहिए और उसके अगर जो डिसिप्लिन नहीं है उसके ऊपर पेनाल्टीज भी लगानी चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड के ऊपर आते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली एंड बी अकाउंटेबल टू हिम। मतलब एक सुपीरियर से ही एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर मिलना चाहिए और उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। नो पर्सन कैन सर्व सेवरल मास्टर्स एट द सेम टाइम। इफ अ सबऑर्डिनेट हैज मोर देन वन बॉस, डुअल कमांड विल अंडरमाइन अथॉरिटी, वीकर डिसिप्लिन, डिवाइड लॉयल्टी एंड क्रिएट कंफ्यूजन। अगर एक से ज्यादा बॉस से ऑर्डर्स मिलेंगे तो कंफ्यूजन होगा, डिसलॉयल्टी होगी, इस तरह की दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। अगला देखो, बहुत रिलेटेबल है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है? देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। एक समय में एक प्लान का सिर्फ एक हेड होना चाहिए। देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव्स। इन अदर वर्ड्स, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज with the same objectives must have one plan of action and must be under the control of one superior. एक जैसे प्लान के लिए एक ही हेड होना चाहिए। मल्टीपल हेड्स होंगे, मल्टीपल सुपीरियर्स होंगे तो काम एफिशिएंटली पूरा नहीं हो पाएगा। अगला देखो, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कहना क्या चाहते हैं सर? एन ऑर्गेनाइजेशन इज बिगर देन इंडिविजुअल, देयरफॉर द इंटरेस्ट or goals of the organization must prevail upon the personal interest of the individual. भैया ऑर्गेनाइजेशन का गोल ज्यादा बड़ा गोल है, मेरे पर्सनल गोल छोटे गोल हैं, तो हमें फोकस करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। इन ऑर्डर टू अचीव सुप्रीमेसी और ग्रुप of the group or common interest,
Managers must set a good example and they must be firm but reasonable in deciding with the subordinates. अब एक इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि भैया हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट को किनारे रख के ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ऊपर रखेंगे और बाकी लोग के लिए एक मैनेजर को एक रोल मॉडल जैसा साबित करना चाहिए कि जी हाँ, पर्सनल गोल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल गोल है। अगला आता है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी वेजेस जो भी हम देते हैं। ये क्या कहता है? द रेम्यूनरेशन पेबल टू वर्कर्स मस्ट बी फेयर, रीजनेबल एंड सैटिस्फैक्टरी बोथ टू द एम्प्लॉयज एंड टू द एम्प्लॉयर। मतलब जो काम करने वाला मेरा एम्प्लॉइज है उसको सही सही सैलरी मिलनी चाहिए, वेजेस मिलनी चाहिए, वर्कर्स को पैसे मिलने चाहिए, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए, जस्ट रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। इट मस्ट रिवॉर्ड एफर्ट so as to motivate higher productivity. The amount of remuneration and the method of wage payments should be both fair and rewarding. अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड्स मिलना चाहिए, बोनस मिलने चाहिए, सब रेम्यूनरेशन का पार्ट है। सेंट्रलाइजेशन, अगला सेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन मेकिंग पावर ना कुछ लोग के हाथ में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में, ओनर्स के हाथ में, उसे सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। आओ देखो, अकॉर्डिंग टू फयोल, एवरीथिंग दैट इंक्रीजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड एवरीथिंग दैट रिड्यूसेस इट इज सेंट्रलाइजेशन। तुमको पता है इस कोट के ऊपर तुमको पेपर में लिखने को आ सकता है कि इस कोट को ही एक्सप्लेन करके दिखा दो, ठीक है ना भाई। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज अ मैटर ऑफ प्रपोर्शन एंड द राइट प्रपोर्शन बिटवीन देम शुड बी डिसाइडेड कीपिंग इन द व्यू ऑफ circumstances of that particular case. There should be proper balance between centralization and decentralization. Centralization का मतलब क्या होता है? सारा डिसीजन मेकिंग पावर टॉप अथॉरिटीज के पास है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है अलग अलग डिपार्टमेंट हेड के पास। बात समझ में आ रही है? अब आते हैं स्केलर चेन, और ये बहुत बढ़िया चीज है। स्केलर चेन क्या होता है और समझो। इट रेफर्स टू द चेन ऑफ सुपीरियर्स रेंजिंग फ्रॉम अल्टीमेट अथॉरिटी टू द लोवेस्ट रैंक। अभी क्या होता है, लेट्स से अगर मैं यहां पर डायग्राम बनाऊं, ठीक है ना, एक सुपीरियर है, ए बी सी डी, सुपीरियर सबसे था ई, एफ जी एच आई, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो क्या बोल रहा है यहां पर? नॉर्मली द प्रिस्क्राइब्ड चेन ऑफ कमांड शुड बी फॉलोड एंड कम्युनिकेशन शुड बी थ्रू द स्टेबलाइज्ड चेन ऑफ कमांड। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में बी क्रिएटेड। अब देखो क्या हुआ, अगर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए तो ए को बी को बताना चाहिए, बी सी, सी को डी, डी को ई, ऐसे कम्युनिकेशन फ्लो होना चाहिए। मगर स्केलर चेन बोलता है कि हम चाहें तो सीधा कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। इस चीज को बोलते हैं गैंग प्लैंक। इसको क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। लिखा क्या है? However, to facilitate quick communication between the links in the chain, a gang plank may be created. तो अगर आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है, जल्दी कम्युनिकेशन करना है, तो आप गैंग प्लैंक बनाकर कम्युनिकेशन कर सकते हो, मतलब इससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगला क्या है बेटा? ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या है आओ समझते हैं। देयर मस्ट बी मटीरियल एंड सोशल ऑर्डर इन एंटरप्राइज। मटीरियल ऑर्डर इंप्लाइज अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एट इट्स राइट प्लेस। हर सामान को रखने की एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए और हर सामान अपनी जगह पर मौजूद होना चाहिए। सिमिलरली सोशल ऑर्डर मीन्स अ प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन इज अपॉइंटेड टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेस। मतलब हर इंप्लॉइज का एक प्रॉपर जगह होना चाहिए और हर इंप्लॉई अपनी जगह पर होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगला है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है आओ देखो। मैनेजमेंट शुड ट्रीट द इंप्लॉइज विद जस्टिस एंड काइंडनेस। देयर शुड बी equity of treatment in dealing with subordinates and no discrimination should be made between them। ना नेपोटिज्म होना चाहिए, ना फेवरेटिज्म होना चाहिए, सारे एम्प्लॉइज को सेम नजर से देखना चाहिए। इसे बोलते हैं इक्विटी। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर हमारा अगला है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या होता है? हर एक एम्प्लॉय कितने समय तक के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, उसका टेन्योर फिक्स होना चाहिए ताकि एम्प्लॉइज के मन में ना डर ना हो। आओ देखते हैं। It takes time to learn and get used to a job. Therefore, a reasonable security of service should be provided to all employees. Stability of tenure helps to develop loyalty, attachment on the part of employees. अगर stability होगी of tenure, तो employees थोड़ा सा secure feel करेंगे। अगले आते हैं इनिशिएटिव के ऊपर। इनिशिएटिव मतलब बिजनेस में के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना, और हर एक एम्प्लॉय चाहे वो टॉप लेवल पर हो चाहे वो लोअर लेवल पर हो, सबको इस चीज का मौका देना चाहिए। Employees at all levels should be encouraged to think out and execute the assigned task in a better way.
Initiative is a source of strength for an organization. Therefore, subordinates should be inspired to suggest improvements in the formulation and implementation of plans. मतलब हर एक बंदे को बिजनेस में कुछ भी सजेशंस देना है उसके लिए इंकरेज करना चाहिए, इसको इनिशिएटिव बोलते हैं। एस्पिरी दे कॉर्प्स का मतलब क्या है, और ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। देयर मस्ट बी अ टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ एन एंटरप्राइज लाइज इन द कोऑपरेशन एंड हार्मनी इन इंडिविजुअल एफर्ट्स। अब होता क्या है, जो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, अगर हम सब एक साथ जुड़े रहेंगे, एक साथ सशक्त रहेंगे, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है, ये बोलता है ये पॉइंट। अब आते हैं बेटा अगले टॉपिक की तरफ, और ये एग्जैक्टली मैंने पिक किया है फ्रॉम योर सीबी गुप्ता बुक, कंपैरिजन बिटवीन टेलर एंड फिर। वैसे तो ये आप अपने आप भी कर सकते हो, लेकिन इसको एक बार रीड करना है, मैं भी रीड करके बता दे रहा हूं, लेकिन आप भी जरूर रीड करिएगा, ठीक है ना। जैसे टेलर की बात करें तो टेलर क्या था, पर्सपेक्टिव क्या था, ऑपरेटिव एंड शॉप फ्लोर। फयोल के प्रिंसिपल्स लगते थे टॉप मैनेजमेंट, मतलब टेलर के जो प्रिंसिपल्स एग्जीक्यूट किए जाते थे वो फैक्ट्री लेवल पर किए जाते थे, और फयोल के प्रिंसिपल्स टॉप मैनेजमेंट पर एग्जीक्यूट किए जाते थे। टेलर एक साइंटिस्ट था और फयोल एक प्रैक्टिशनर था। टेलर का फोकस था इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया सके। फयोल का ऑब्जेक्टिव था इंप्रूविंग ओवरऑल एफिशिएंसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। टेक्निक क्या थी, टेलर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करता था और फयोल के जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते थे, ठीक है ना बेटा। फिर जैसे बताया नेचर ऑफ वर्क साइंटिफिक मैनेजमेंट था, यहां पर जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके डिफरेंस या कंपैरिजन एक बार जरूर पढ़िएगा, साथ में इस बार 2025 के इम्तिहान के लिए रेलेवेंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सिलेबस में भी है और आपको पढ़ना भी है, सारा मैंने नोट्स में अटैच कर दिया, तुम रीड भी कर सकते हो उसको, मैं कुछ करके भी बता देता हूं। डिवीजन ऑफ वर्क का रेलेवेंस क्या है, टोटल टास्क कैन नॉट बी परफॉर्म बाय 1%, इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क आया। इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो, डिग्री ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क डिफर्स फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। हर ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क अलग अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, द टू मस्ट गो टुगेदर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलने चाहिए, इसकी ये रेलेवेंस है। डिसिप्लिन की रेलेवेंस क्या है, असेंशियल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एवरी बिजनेस फर्म। अब टाइप ऑफ डिसिप्लिन में डिफर इन डिफरेंट फर्म्स, बात समझ में आ रहा है, इसको आपको बस सिंपल रीड करना है बच्चा। यूनिटी ऑफ कमांड की रेलेवेंस क्या है, इट इज यूजुअली फॉलोड इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। देन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का रेलेवेंस क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ अ बिजनेस फर्म यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड एज पर दिस प्रिंसिपल, ठीक है। सब बच्चों को समझ में आ रहा है क्या करना है, एग्जैक्टली हर एक प्रिंसिपल का आपको रेलेवेंस पता होना चाहिए। जैसे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन इंटरेस्ट क्या है, इट इज एसेंशियल फॉर अ कॉमन गुड। रेम्यूनरेशन क्या होना चाहिए, जस्ट एंड फेयर। सेंट्रलाइजेशन कहां होता है, सम डिसेंट्रलाइजेशन फाउंड इन एवरी फर्म, ठीक है ना, हर जगह पूरा सेंट्रलाइजेशन नहीं होता, कुछ कुछ डिसेंट्रलाइजेशन भी होता है। स्केलर चेन क्या है, यूजुअली फॉलोड इन मोस्ट केसेस। ऑर्डर क्या होता है, यूज्ड टू अवॉइड केओस, क्यों जरूरी है। सिमिलरली इक्विटी क्यों जरूरी है, एम्प्लॉयर्स हैव टू बी इक्विटेबल टू इंश्योर गुड रिलेशन विद द एम्प्लॉइज। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर क्यों जरूरी है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स, कि भैया एक आदमी कम से कम इतने समय तक तो काम करेगा ही। इनिशिएटिव का क्या रेलेवेंस है, एम्प्लॉय सजेशंस यूजफुल फॉर द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉय सजेस्ट करेगा वो कहीं ना कहीं जरूरी है। एस्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब क्या है, यूनिटी जरूरी है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये आपको पढ़ना चाहिए, ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मैं खत्म करता हूं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा अगले मैनेजमेंट के चैप्टर पर। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।